नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं ओंकार चौधरी सर, दी ओंकार चौधरी शो और ओसी नेटवर्क। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, याद करने के लिए आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी सर, धनखड़ साहब का जब से इस्तीफा हुआ और बड़ा स्पष्ट उन्होंने बताया कि जो कारण दिए कि ओ, अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनका इस्तीफा हुआ। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, हर तरह की थ्योरीज आई। लेकिन आपसे भी मैंने इस पे डिटेल बात किया। सारी थ्योरियां अपनी जगह अभी भी बनी हुई हैं। बहुत सारे जितने सवाल उठाए गए अलग अलग खेमे द्वारा, वो सारे अनुत्तरित हैं। और इसलिए अभी भी हम ये नहीं कह सकते या कोई निर्णय नहीं ले सकता या किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि धनखड़ साहब का इस्तीफा क्यों हुआ। लेकिन कांग्रेस धनखड़ साहब को लेके बहुत परेशान है। और कांग्रेस के इकोसिस्टम के तमाम लोग, जिनमें उद्धव ठाकरे के सिपा सलाहकार भी आते हैं, कहने लगे साहब धनखड़ साहब लापता हैं, धनखड़ साहब कहाँ हैं। सर मैं परेशान हो गया। मुझे भी लगा कि हमारे एक भूतपूर्व राष्ट्रपति जिनका इस्तीफा हो गया, वो कहाँ हैं। तो कांग्रेस के साथ मैं भी तलाश में लग गया था सर। और मैं बड़ी विनम्रता से सर आपको बड़ी खुशी खुशी ये समाचार दे रहा हूं, दर्शकों को भी दे रहा हूं। और कांग्रेसी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उनसे अपील है कि सवाल पूछने वाले उन सारे लोगों तक पहुंचा दें। सर धनखड़ साहब का पता चल गया है सर। धनखड़ साहब स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और अपने उपराष्ट्रपति भवन, जो कि सेंट्रल विस्टा के नए कैंपस में मौजूद है, वहीं हैं। न उनसे कोई घर खाली कराया गया, उनके पास वाहन सुविधा भी है। और तो और उपराष्ट्रपति रहते हुए जो उनके निजी सचिव थे, उन्हीं को, भूतपूर्व राष्ट्रपति को भी निजी सचिव मिलता है, ऐसे प्रावधान है। वो अधिकारी उनके साथ भी काम कर रहे हैं। सर कांग्रेस धनखड़ साहब के आगे पीछे इतना क्यों घूम रही है? और आखिर अब धनखड़ साहब का पता लग गया है, मुझ जैसे एक अदने को पता लग गया है, तो क्यों नहीं बुके लेके और तमाम चीजें लेके धनखड़ साहब के पास पहुंच जा रहे हैं। धनखड़ साहब तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो एक कहावत याद आती है सर, तू कौन मैं खाम खा। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये धनखड़ साहब में सत्यपाल मलिक को तलाश कर रहे थे और वो सत्यपाल मलिक इनको धनखड़ साहब में मिला नहीं। अब निराश हैं, हताश हैं और कभी कपिल सिब्बल को आगे करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, कभी खुद से सवाल खड़े करवा रहे हैं। इकोसिस्टम इनका है ही, लुटियन मीडिया में इनके शुभचिंतक हैं ही। याद करिए अवनीश जी, जब ये खबरें प्लांट की गई या निकल करके सामने आई कि बहुत सारी घटनाओं की कड़ी के रूप में उनका एक इस्तीफा हुआ है, वो कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो सरकार को पसंद नहीं थे या सरकार के खिलाफ जाने की आशंका पैदा हो गई थी, तो उनको कहा गया कि भाई आप अब इस्तीफा दे दीजिए और घर जाइए। ये तो एक थियरी आ रही है। दूसरी ये कि भाई अस्वस्थ थे। कम से कम 3 प्रोग्राम्स में तो हमारे आपके सबके सामने है कि जब वो लगभग अचेत होते हुए दिखाई दिए थे और एम्स में भी भर्ती रहे। खुद प्रधानमंत्री ने उनकी कुशल क्षेम जानी थी। वहां से जब वो बाहर आए तो फिर उत्तराखंड के एक प्रोग्राम में वो अचेत हो गए थे, फिर दिल्ली के एक प्रोग्राम में भी अचेत हो गए थे। इसका मतलब ये है कि उनका स्वास्थ्य वाकई उनका साथ नहीं दे रहा था। उम्र भी हो रही है, 73-74 साल की उनकी उम्र है। तो इसलिए जो है, अगर उन्होंने कहा है, अपने इस्तीफे में भी लिखा है कि मैं स्वास्थ्य कारणों से, और मुझको ये सलाह दी गई है चिकित्सकों के द्वारा, और बहुत सारे लोगों ने तो किस्से कहानियां बनाने में तो हम लोग अव्वल दर्जे के हैं ना। जैसे ये कहा जाता था कि वो अपनी पत्नी को भी डायस पे बैठाते थे अपने साथ में, वो उसके लिए उनका अधिकार नहीं था। एक्चुअल में उनकी पत्नी उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनका परिवार उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित था। वो बिना उनको अकेले नहीं छोड़ती थी और उनके साथ ही जाती थी हर जगह पर।
इसलिए किस्से कहानियां बनाने वालों को तो खुली छूट है इस देश में, वो कुछ भी किस्से कहानियां बना सकते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि जब ये इस्तीफा हुआ और किस्से कहानियां शुरू हुई, तो याद करिए कि क्या कहा गया। एक टीवी चैनल ने ये ब्रेकिंग चलाई कि राष्ट्रपति भवन से लौटते ही धनखड़ साहब ने अपना सामान पैक कराना शुरू कर दिया और वो तुरंत जो है उपराष्ट्रपति भवन छोड़ने जा रहे हैं। तब तक तो अलॉट भी नहीं हुआ था, जो 8 कमरे के हाउस के लिए वो एंटाइटल हैं, वो अलॉट भी नहीं हुआ था, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई थी। और तभी ये पूछा जाने लगा था कि सरकार उनके साथ ऐसा मिसबिहेव क्यों कर रही है कि उनको तत्काल जो है अपना सामान बंधवाना पड़ रहा है और वो शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। तो एक्चुअल में अवनीश जी, इन लोगों को चाहिए बहाना, किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री को हिट करने के लिए, या जो उनके सेकंड इन है इस समय, प्रोटोकॉल के तहत तो और वरिष्ठता के तहत तो निसंदेह राजनाथ सिंह है, लेकिन इस समय जो सरकार की कमान अगर किसी के हाथ में है तो वो अमित शाह हैं। अमित शाह ही बहुत सारे अहम फैसले लेते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी को निशाने पर लेते हैं तो वो अमित शाह। कपिल सिब्बल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो सीधे सीधे निशाना प्रधानमंत्री पर था, लेकिन टारगेट जो है वो अमित शाह थे। और उनसे पूछा जा रहा था कि दिल्ली की रक्षा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, और चूंकि उपराष्ट्रपति उन्हीं के उसमें आते हैं और राष्ट्रपति, ये सारी चीजें तो उनके बारे में कम से कम होम मिनिस्ट्री को तो जानकारी होगी, दिल्ली पुलिस को तो जानकारी होगी, या आईबी, या अगर उनका वश चलता तो वो रो का नाम भी ले लेते, उनको तो जानकारी होगी ही कि वो कहाँ गायब हो गए, कहाँ लापता हो गए। और लैंग्वेज देखिए उनकी क्या थी। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लापता लेडी के बारे में तो सुना है, एक फिल्म आई थी लापता लेडी, पर लापता उपराष्ट्रपति के बारे में हमने कभी सुना नहीं, और अगर वो गायब हैं तो उनके बारे में गृह मंत्री अपडेट करें। अच्छा, ये कौन कह रहा था? कपिल सिब्बल। कौन कपिल सिब्बल? जो कुख्यात हैं तमाम ऐसे अपने कारनामों के लिए। इन्होंने, कौन नहीं जानता है कि 4 जस्टिसेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उकसाया था जब जस्टिस दीपक मिश्रा सीजेआई थे। इन्होंने ये जो है महाभियोग लेकर के आ रहे थे। वो तो भला हो एम वेंकैया नायडू उस समय सभापति थे, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। और ये तो पिछली बार जब धनखड़ साहब से इनकी टसलबाजी चल रही थी, कांग्रेस की, कांग्रेस के नेताओं की, लीडरशिप की, तो ये तो धनखड़ साहब के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव ला रहे थे। इन्होंने वो मुहिम शुरू करा दी थी। अब अचानक से ये सब पूरा प्रकरण हुआ है तो इनको धनखड़ साहब की याद सताने लगी है। एक बात और, धनखड़ साहब ठीक है, स्वास्थ्य कारण हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि चलो दूसरा कारण है जिसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं जो है मीडिया में इन दिनों चल रही है, और एक शगल सा भी बन गया है उसको लेकर के। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे जयराम रमेश हों, चाहे जया बच्चन हों, जितने आप, संजय सिंह से लेकर के तमाम लोग, इन लोगों ने किस तरह का बिहेव किया था धनखड़ साहब से जब वो सभापति थे, और जब तक उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता किसी तरफ से नहीं थी, कोई किसी तरह का चेकअप भी नहीं हुआ था, ट्रीटमेंट भी शुरू नहीं हुआ था, वो अचेत भी नहीं हुए थे, स्वस्थ थे, और इनको नियम कायदे कानूनों के हिसाब से ही काम करने और सवाल उठाने और चर्चाएं करने के लिए वो बाध्य करते थे। कई बार डांटते भी थे, डपटते भी थे, कई बार हंस करके चीजों को टाल भी देते थे, मैनेज करते थे। तो तब रोजाना खड़गे साहब को, सदन शुरू होता था और खड़गे साहब खड़े होकर के
उनसे जिरह करने लगते थे, कहते थे कि नहीं, प्रश्नकाल स्थगित कर दीजिए, शून्यकाल स्थगित कर दीजिए, इस विषय पर आप सबसे पहले जो है चर्चा कराइए। और रोजाना अवनीश जी 40-40, 50-50, 60-60 काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाए जाते थे, एक ही विषय को लेकर के 10-10, 12-12, 15-15 दिन तक स्थगन प्रस्ताव एक ही विषय पर रद्द हो गया, खारिज कर दिया, फिर उसी पर जो है स्थगन प्रस्ताव। तो सबसे ज्यादा परेशान किसने किया है? और नंबर 2, अगर उनको जाना पड़ा, और मैं कहता हूं कि संदिग्ध स्थितियों में जाना पड़ा, सबसे बुरे से बुरी स्थिति में जाना पड़ा, तो भाई उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो मीटिंग्स हो रही थी धनखड़ साहब के साथ, उनके ऑफिस में कांग्रेस के नेता कर रहे थे, या जो चीजें निकल करके आ रही हैं एक के बाद एक, कि कांग्रेस जो है वो उनको अपने विश्वास में ले रही थी या गिरफ्त में ले रही थी, या पता नहीं क्या सब जवाब दिखाए गए थे, कि चाहे राज्यसभा टीवी के संपादक मंडल के साथ उनकी मीटिंग रही हो, या विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री जैसा स्वीट मांगने की बात हो, या उनकी फ्लीट में जो है प्रधानमंत्री जैसी गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला हो, या मंत्रालयों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ अपना फोटो लगवाने की बात हो, तमाम तरह की बातें, ये सब चीजें कब पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, और किसका कंट्रीब्यूशन है इसमें? तो जो लोग ढोंग और पाखंड की राजनीति कर रहे हैं इस समय, और सबसे अहम बात ये कि भाई सबको पता है ना कि दिल्ली में उपराष्ट्रपति एन्क्लेव कहाँ बना है। गाड़ी उठाओ, ड्राइवर को कहो कि भाई चलो, अगर इतने ही फिक्रमंद हैं तो आप जाइए ना उनके घर, दरवाजे पर जाइए, वहां जो गार्ड है अपना मैसेज भिजवाइए कि साहब, वो कम से कम धनखड़ साहब नहीं आएंगे तो उनके जो सचिव नियुक्त हुए हैं वो आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। उनकी पत्नी जी से मिल लीजिए, उनके किसी रिश्तेदार से मिल लीजिए, आपके तो लिंक हैं, पुराने लिंक हैं, वो तो कांग्रेस में भी रहे हैं, तो आप राजस्थान का जो आपका लिंक है उनसे, उनको सक्रिय करिए, उनसे मालूम कर लीजिए। लेकिन कैमरों पर आकर के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बयान दे करके, ट्विटर हैंडल पर लंबे चौड़े बयान दे करके क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या वाकई आप उनके लिए फिक्रमंद हैं, या उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल सर। और मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि मुझ जैसा अदना आदमी अगर ये पता कर चुका है कि आदरणीय भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जी अपने उसी नए कॉम्प्लेक्स में हैं और अपने भवन में हैं, गाड़ी भी है, बंगला भी है, वो फिल्म वाला डायलॉग, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, साहब अपने जी सचिव भी है। सर, एक तरफ राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार ऐसे वार कर रहे हैं, या ये कहिए कि उनकी प्रामाणिकता और उनकी जो न्यायप्रियता है उसको ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ऐसे ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बना चुकी है, मुझे दर्शकों के सामने दोहरा देने में कोई हर्ज नहीं। स्वर्गीय सही है। ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने कहा इंदिरा गांधी हमारी मालिक है, हमारी नेता है, अगर वो कहेंगी तो मैं झाड़ू लगाऊंगी। यहां तक प्रतिभा पाटिल, उनकी एकमात्र उपलब्धि की वो अच्छा खाना बना के खिलाती थी इस गांधी परिवार को, इससे ज्यादा कोई उपलब्धि नहीं। एक ऐसा उपराष्ट्रपति जो जाते जाते अपनी जिहादी मानसिकता को प्रकट करके चले गए। इसके बिल्कुल। पहले नौकरी के दौरान जब वो नौकरशाह थे विदेश में, तो उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं वो सारा कुछ है। क्या ये परिवार इस मानसिकता का शिकार अभी भी है कि ये अपने आप को पैदाइशी इस देश का मालिक समझता है? और दूसरा, राहुल अब जब ये समझ चुके हैं, मान चुके हैं और ये स्थापित हो चुका है कि नरेंद्र मोदी को वो इलेक्शन में नहीं हरा सकते, तो वो अराजकता पैदा करके बांग्लादेश दौराने, क्या ये परिवार अब पूरी तरीके से हिंसा, अराजकता, इसके अलावा अब इन्हें भारत में चुनाव जीतने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है? ये मान बैठे हैं कि अब हम नहीं आने वाले, उसमें 27 का चुनाव, बिहार का चुनाव, 29 का लोकसभा चुनाव, उसके आगे कई ऐसे लोकसभा चुनाव रख लीजिए। क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि भारत अब कांग्रेस मुक्त हो चुका है?
देखिए, अगर तकनीकी तौर पर देखें अवनीश जी, तो बस 3 राज्यों में इनकी सरकारें और इनके अपने मुख्यमंत्री बचे हैं। एक समय था जब मुझे याद है, मैं एआईसीसी कवर किया करता था उन दिनों अमर उजाला के लिए। विपक्ष में रहते हुए भी कई राज्यों में इनकी सरकारें थी उस समय, अटल जी के समय की बात कर रहा हूँ, अटल अडवाणी जी के एरा की समय बात। उस समय भी कई राज्यों में इनकी सरकारें हुआ करती थी, और जब उससे पहले सरकारें थी पीवी नरसिम्हा राव की, तो उस समय तो मुझे याद है कि 17 या 18 राज्यों तक में इनकी सरकारें थी, और राज्यसभा में भी इनका लगभग बहुमत था, और इनके सहयोगियों का भी। अब आप देखिए, राज्यसभा में भी अब संख्या किस तरीके से घटती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती जा रही है, क्योंकि राज्यों में अगर आप सिमट रहे हैं तो फिर राज्यसभा के मेंबर कहाँ से चुन करके आएंगे। अच्छा, नॉमिनेट आप करवा नहीं सकते, राष्ट्रपति अब उनको नॉमिनेट करेंगे जिनको मोदी जी की कैबिनेट कहेगी। तो इसलिए इनके दिग्गज से दिग्गज, जो सो कॉल्ड दिग्गज, दिग्गज कहना भी ठीक नहीं है, सो कॉल्ड दिग्गज भी राज्यसभा नहीं जा पा रहे, उनको नवाज नहीं पा रहे। अच्छा, पहले मैडम के इशारे पर जो है, कौन राज्यपाल लगेगा, कौन उपराज्यपाल लगेगा, कौन राष्ट्रपति बनना है, कौन उपराष्ट्रपति बनना है, कौन केंद्रीय कैबिनेट में आएगा, किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री बनेगा, फिर उनके तहत जो कैबिनेट बन रही है उसमें किस किस को मंत्री बनाना है, उसका भी क्राइटेरिया इनके दिमाग में रहता था कि कौन कमाऊ पूत साबित होगा, कौन नहीं होगा। तो तमाम चीजें इन्होंने एक्चुअल में ऐश कूटी है इस देश में। और जो स्थिति जो है, मेरे विचार से, बल्कि वो उदाहरण देना भी ठीक नहीं होगा कि ब्रिटिश राजशाही का नाम तो सबने सुना है, लेकिन इस तरह की दखलंदाजी सरकार के कामकाज में, या इस तरह का करप्शन, या इस तरह की वसूली, कम से कम उन लोगों ने तो नहीं ही कराई होगी। इतने बिल्कुल। एथिक हो रहे होंगे कि भाई, लेकिन इनके तो सारे भंडे फोड़ हो रहे हैं। माँ बेटा ने क्या किया है, नेशनल हेराल्ड में अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। दामाद ने उस समय यूपीए सरकार रहते हुए, मनमोहन सिंह की सरकार रहते हुए, क्या गुलगपाड़े किए हैं, सबके सामने अब खुल करके आ रहा है। और उनकी संपत्ति भी, उनकी जमीनें भी अटैच हुई हैं, उनके खिलाफ अब मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में, सीबीआई की स्पेशल, ईडी की स्पेशल कोर्ट में भी पहुंच गया है। देर सवेर इसमें फैसले आएंगे, और फैसले आएंगे तो फिर बहुत कुछ होने वाला है अवनीश जी, उसका इंतजार ये देश कर रहा होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि साहब, आप अ, किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? जिस जिस तरह के कर्म कांड आप कर चुके इस देश में, और एक समय तो ऐसा भी था ना, वो हम कैसे भूल सकते हैं, जिनसे ये समर्थन ले रहे थे, जिनके समर्थन पर सरकार टिकी हुई थी मनमोहन सिंह की, उन्हीं के खिलाफ इन्होंने सीबीआई की फाइलें खुलवा दी जी, थी। जी, बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव और मायावती के खिलाफ इन्होंने जो है वो जांच वांच बैठवा करके उनको एक तरीके से टेरराइज किया हुआ था कि आपने समर्थन वापस लिया नहीं और आप जेल गए नहीं। तो इन्होंने सारे ऐसे धत धत कर्म कर रखे हैं। अब जो ये मामला है कि साहब, आपका सवाल एक बार फिर रिपीट कर दीजिए ताकि मैं भटकूं ना। नहीं, मैं यही कि ये मान चुके हैं, इनका अंतः मन भी ये स्वीकार कर चुका हाँ, है कि मोदी को यस, चुनाव में नहीं हरा सकते। बिल्कुल सही है। तो अब आते हैं इस सवाल पर, मूल सवाल पर, कि अब कितने राज्यों में इनकी सरकार बची है? 3 में। 2 राज्यों में ये घुसपैठ किए हुए हैं, एक तमिलनाडु में और एक झारखंड में। राज्यसभा में इनकी ताकत घट चुकी है। लोकसभा में तीसरी बार भी 100 का आंकड़ा हासिल नहीं कर पाए हैं। सारे ही देश में अगर विधायकों की संख्या आप लगा लें, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कुल विधायकों के मेरे विचार से 1/3 होंगे इस समय, बिल्कुल। इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो सारा मामला इनका सिमटा पड़ा है, और ये एक तरीके से दीवार से लगते हुए जा रहे हैं। जो एक हनक हुआ करती थी, जो हल्के से इशारे पर बड़े से बड़े काम हो जाते थे, अब इनको कोई पूछ नहीं रहा। अच्छा, 2019 तक
राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तो चलो उनकी बड़ी दरियादिली थी कि उन्होंने एसपीजी वगैरह वापस नहीं ली। 2019 के बाद जब अमित शाह आ गए तो उन्होंने सहानुभूति नहीं दिखाई इस परिवार के प्रति। और वैसे भी जो एक मूल नियम था वो ये था कि अगर कोई प्रधानमंत्री पद से हट गया है तो उसके परिवार को या उसको अगले 5 साल के लिए एसपीजी का सुरक्षा कवर रहेगा। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में वो लगातार बढ़ता गया। उसके बाद अगर हम देखें तो बाद की जो सरकार थी, चाहे अटल जी की रही हो या फिर मनमोहन सिंह की बन गई थी, तो तब तो कोई छेड़ने वाला ही नहीं था। अटल जी भी थोड़े दरियादिली दिखाते हुए उन्होंने भी नहीं छेड़छाड़ की। लेकिन अमित शाह ने तो 2019 आने के बाद इनकी एसपीजी भी छीन ली। तो जो एक ओरा था ना इनका बना हुआ, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अच्छा, किस कीमत पर क्षेत्रीय दल या कांग्रेस से निकले हुए लीडर आगे बढ़े थे, चाहे शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, केसीआर पहले उधर थे, लेकिन केसीआर का भी जो शुरुआती है वो तो कांग्रेस का ही रहा है, ऐसा सुनते हैं। तो ये जगन मोहन रेड्डी, उनके पिताजी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, लेकिन जगन मोहन रेड्डी भी मूलतः तो कांग्रेसी ही थे। तो इन सारे लोगों ने कांग्रेस की जो राजनीतिक जमीन थी वो खाई है। और जिस कांग्रेस के साथ पहले कभी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वो एकजुट हुआ करता था, वो धीरे धीरे अलग अलग घटनाओं की वजह से, पहले DS4 बनी, फिर बीएसपी बनी, तो काशीराम और मायावती दलितों को ले गई। फिर अलग अलग राज्यों में, चलो ये तो उत्तर प्रदेश और पंजाब और मध्य प्रदेश और कुछ दूसरे राज्यों में इन्होंने कांग्रेस का दलित वोट खाया, लेकिन बाकी राज्यों में भी वो छिटक गया इनसे, क्योंकि इन्होंने दलितों की बात तो बहुत की, उनके नाम पर राजनीति तो बहुत की, लेकिन उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, तो वो छिटका। फिर ये विवादित ढांचे का जब ध्वंस हुआ तो मुस्लिम जो है वो छिटक गया। और जब भारतीय जनता पार्टी में अटल जी का प्रादुर्भाव हुआ, उनका उभार हुआ, तो फिर बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण भी शिफ्ट हुआ। और एक समय देखिए आप कि लंबा हो जाएगा मामला, लेकिन मैं छोटे में बताता हूं कि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी को बनियों ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था या अर्बन बेस पार्टी माना जाता था। बिल्कुल। लेकिन साहब उसके बाद कैसा क्या मूलभूत बदलाव हुआ। कांग्रेसी तो आलसी हो गए, जनता से इनका संपर्क टूट गया, मुद्दों को लेकर के जमीन पर संघर्ष करने का या सतत एक संपर्क और संवाद बनाए रखने का जो एक उपक्रम मिनिमम होता है राजनीति में, कि जो आपके संगठन के लोग हैं वो कहीं किसी की गमी हो रही है, किसी की खुशी हो रही है, तो कम से कम वहां जाएं, जाकर के उनसे संपर्क रखें, संवाद रखें और एक मैसेज दें कि भाई कांग्रेस भले ही छोटे स्तर पर लेकिन आपके संपर्क में है, आपके साथ खड़ी हुई है। तो वो सारी चीजें भी कट गई। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी और आरएसएस ने भी और उनके आनुषंगिक संगठनों ने भी जिस तरीके से काम किया है, और 2 सांसदों से शुरुआत करके जो पार्टी अल्टीमेटली इंडिपेंडेंटली 282 सीटें ले आई, फिर 303 सीटें ले आई और उसके बाद 240 भी रही, पर इन्होंने कभी स्यापा तो नहीं किया 240 रहने पर। या जब आडवाणी जी के नेतृत्व में 2009 में लड़ रहे थे तो वो 138 से घट करके 116 पर आ गई थी, तब भी छाती नहीं पीटी, तब भी ईवीएम के सिर पर दोष नहीं फोड़ा कि भाई ईवीएम की वजह से। आडवाणी जी के कुछ बयान आए थे कि इसकी जांच पड़ताल हो या कुछ इस तरह की बात हो, लेकिन उससे ज्यादा कोई सड़कों पर तो किसी तरह का कोई गुस्सा देखने को मिला नहीं। इसके अलावा जो बेसिक मैं अंतर बताना चाह रहा हूं कि पब्लिक के दिमाग से कोई पार्टी कैसे उतरती है और कोई पार्टी कैसे चढ़ती है। ये बस एक प्रकरण और बताता हूं कि जब एसआईटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उस एसआईटी ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर नरेंद्र मोदी से पूछताछ की थी गुजरात दंगों को लेकर के, तो पूरा 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी उनसे। और उस 9 घंटे में
एक अफसर का ही ये खुलासा हुआ था बाद में कि हमने सीएम साहब को कहा था कि आप कुछ पानी लेंगे, चाय लेंगे, आप खाना ले सकते हैं, खाने का ब्रेक ले सकते हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं, नहीं, आप अपना काम पूरा करिए, उसके बाद देखेंगे। कोई तमाशा सड़कों पर नहीं हुआ था। वो तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे साहब। वो चाहते तो वो तो पचासों 100 बसों में भरवा करके लोगों को वहां ला करके तमाशा करवा सकते थे। एक इतनी ताकत एक चीफ मिनिस्टर में तो होती है, इशारा करने की जरूरत होती है। लेकिन जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इंट्रोगेशन कर रही थी नेशनल हेरल्ड केस में ईडी, तब क्या तमाशा हुआ था दिल्ली की सड़कों पर। इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर तक बुला लिए थे, अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर। और यहाँ पर एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया गया था कि पता नहीं क्या भूचाल आ गया। यानी ये कानून से भी ऊपर है, संविधान से भी ऊपर है इनका जो माइंड सेट। अच्छा, पब्लिक जो है ये खामोशी के साथ इन चीजों को देखती रहती है अवनीश जी। बिल्कुल। और जब समय आता है तो फिर उसके प्रतिकार करने का तरीका ही एकदम अलग होता है। वो उस समय जो है लोगों को जगह बता देती है। तो ये इनको पता है कि आपने क्या क्या धत्कर्म कर रखे हैं, आपके कारनामे क्या क्या रहे हैं, और पब्लिक अब आपके साथ नहीं है। और जब इस बात का एहसास आपको हो जाए, तो अगर कोशिशें सफल नहीं हो रही हैं राजनीतिक रूप से, तो जहां कोशिशें खत्म हो जाती है वहां साजिशें शुरू होती है। शुरू। तो अब ये साजिशों पर उतर आए हैं और नंगई के साथ उतर आए हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हर विदेश यात्रा के बाद कोई ना कोई टूल किट होती है इनके पास, कोई नया शब्द गढ़ा हुआ होता है। पहले चौकीदार चोर था, अब वोट चोरी है, जिसके बारे में अभी चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले ही रिएक्ट किया है कि इतना गंदा शब्द यूज ना करें और मतदाताओं का अपमान ना करें। तो ये इनकी बदहवासी है और इनकी इनसिक्योरिटी है। इनको लगता है कि जब हम राजनीतिक तौर पर जीत नहीं पा रहे हैं इस आदमी से, और साहब जीतेंगे भी कैसे? वो आदमी तो देश के अलावा और किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी भी तो राजनीति कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो राष्ट्र नीति पर चल रहे हैं। ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और जो आदमी राष्ट्र नीति पर चल रहा है, जिसका ना कोई जीजा है, ना किसी बहनोई की उनको चिंता है, ना अपने परिवार के लोगों की चिंता है, ना उनको अपना घर भरना है, बल्कि वो तो जब गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के आ रहे थे तो उनके खाते में कोई 55 लाख के आसपास था। उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को बुला करके कहा कि साहब, ये जो मेरे स्टाफ के लोग थे, मेरा ड्राइवर था, मेरे रसोइये थे, दूसरे लोग तमाम, उनके परिवारों को दे दो, उनके काम आएगा। एक उनका कोई घर था, उसको भी कह दिया कि ये समाज के काम आए, मुझे चाहिए नहीं वो। और इनकी संपत्तियां जब्त हो रही है साहब। किसी का शिमला के पास अवैध रूप से बनाया हुआ भव्य बंगला है जिसमें माताजी भी जाकर के रहती हैं, और वो भी जब यहाँ से थक जाती हैं तो आराम करने के लिए पहुंच जाती हैं। ये हिमाचल में, आपको तो पता होगा अवनीश जी, हिमाचल में कोई बाहरी आदमी जमीन नहीं खरीद सकता। बिल्कुल। तो इसकी ठीक से जांच हो जाए तो ये उसमें भी फंसेंगे। बिल्कुल सर। और वाकई जिस तरीके से आपने पूरा विवरण दिया, धनखड़ साहब का पता लग गया है। कृपया कांग्रेसी हैंडलों को टैग कर दें ये वीडियो, और तमाम कपिल सिब्बल के साथ बाकी लोग चले जाएं। अच्छा लगेगा धनखड़ साहब को भी। लेकिन आपने 100 बात की एक बात सर कही कि ये दरअसल सत्यपाल मलिक खोज रहे थे धनखड़ साहब में, वो इन्हें नहीं मिला। और ये भी अपने आप में कोई छोटा संकेत नहीं है कि धनखड़ साहब निश्चित रूप से अपना सामान पैक करा रहे थे, और पैक हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। वो उस उच्च प्रतिमान के व्यक्ति हैं। अंदर खाने क्या है, हमने शुरू में ही कहा कि जब तक दोनों पक्ष यानी धनखड़ साहब या सरकार इसमें नहीं बोलती, तब तक सारे प्रश्न कयास के अलावा, अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए आज राहुल गांधी तेजस्वी के साथ फिर एक बार बिहार में हैं, और जिस तरीके से बिहार में एसआईआर का वो विरोध कर रहे हैं, अब ये मान बैठे हैं
कि हम बिहार का चुनाव भी हार रहे हैं और दर्शकों बेहद जिम्मेदारी से हम सर कभी भी कोई आकलन कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये नहीं करते। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठा हूं और बिहार में बड़े संपर्क सूत्र हैं। बेहद गंभीरता और जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि न सिर्फ राहुल गांधी न सिर्फ तेजस्वी कोई एहसास है कि वो चुनाव हार रहे हैं। मैं एक छोटा सा गिलहरी अदना सा व्यक्ति, अब मेरे तक भी ये महक और धमक आ रही है कि बिहार का चुनाव एक बार फिर कांग्रेस और तेजस्वी हारने जा रहे हैं। शायद ये अपनी हार की निरंतरता पर एक और बट्टा लगे उसकी पहले की कवायद है। कहते हैं ना वो चूड़ियां पहले एडवांस में तोड़ी जा रही हैं, बाकी जनता ने तो इन्हें चूड़ी विहीन कर ही दिया है। सर आपने बड़े विस्तार से धनखड़ साहब के बहाने कांग्रेस की असली मानसिकता, इनकी असली जमीन और इनके मालिक परिवार की जो एक इनसिक्योरिटी है उसको सामने ले आए। और इस सब इनसिक्योरिटी के लिए सर अंततः हम आप जिम्मेदार हैं, यानी इस देश का मतदाता ही जिम्मेदार है। बिल्कुल। असली मालिक लोकतंत्र का मतदाता होता है। ये 2014 से भारत में देखा जा रहा है, प्रैक्टिकली देखा जा रहा है, नारों में नहीं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे आशीर्वाद देते हैं, इसके लिए आपकी विशेष कृपा रहती है। तो दर्शकों इसी के साथ मुझे और ओमकार सर दोनों को आज की ये चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।